दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन सीरीज़ का आज हमारा 28वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हम फ्रिक्शन को समझ रहे थे कि फ्रिक्शन जो है वो जब रोल कर देते हैं स्ट्रिंग को तो फ्रिक्शन कैसे रोल प्ले करता है और टेंशन कैसे डिफरेंट हो जाती है दोनों तरफ। अगर पुली पे या कोई ऐसा हमने कोई लगा रखा है जहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो रोल हो रखी है, वहाँ पे अगर फ्रिक्शन है उसमें तो टेंशन दोनों तरफ डिफरेंट आती है और उसको हमने कैलकुलेट करके देखा था। आज का जो एपिसोड है उसी कंटिन्यूटी में रहेगा, कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको जरा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और सोचिए कि ये मे बी 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है ऐसे, ठीक है, और इस जगह पे कोई गाड़ी है। गाड़ी का आपको मास दे रखा है, ठीक है, गाड़ी का मास है और गाड़ी से एक स्ट्रिंग है जो ऐसे बंधी हुई है और हमने इस पेड़ पे रोल की हुई है, ठीक है, ऐसे पेड़ पे रोल की हुई है स्ट्रिंग को। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है अपनी तरफ, या होल्ड किए हुए, आप ऐसे समझिए, ठीक है। जो गाड़ी का मास है वो आपको दे रखा है 3400 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 0.3। आपको ये दिया हुआ है कि जो आदमी है वो मैक्सिमम 300 न्यूटन तक का फोर्स यहाँ पे लगा सकता है। यहाँ पे जो लिमिट है ना इसकी, इस आदमी की जो लिमिट है वो है 300 न्यूटन तक की। 300 न्यूटन तक का मैक्सिमम फोर्स ये लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएगा, ठीक है। ये इसकी लिमिट दे रखी है। पैरों में जो फ्रिक्शन होता है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको कि पैरों में फ्रिक्शन कैसे काम करता है। जब आप जमीन पे चलते हो तो फ्रिक्शन कैसे आपका काम करता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। इसकी लिमिट है 300 न्यूटन की, ठीक है। ये 300 न्यूटन तक का फोर्स यहाँ पे लगा सकता है, इस रोप को खींच सकता है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो आपको बताना है कि 300 किलोग्राम की गाड़ी को होल्ड करने के लिए, यहाँ पे रोकने के लिए कितनी टर्न्स यहाँ पे लगानी पड़ेंगी सो दैट 300 न्यूटन से रोक सके। मिनिमम टर्न्स बतानी है कि मिनिमम टर्न्स इसको कितनी लगानी पड़ेंगी सो दैट इस गाड़ी को इस प्लेन के ऊपर वो होल्ड कर सके। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जरा देखिए। अगर मैं यहां पे बोलूं तो यहां पे इसका mg फोर्स नीचे लग रहा है भाई, तो mg साइन थीटा आपका इधर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है भाई टायरों में, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट बहुत ही कम है। रोलिंग यहाँ पे हो रही है और मैं मान रहा हूँ कि प्योर रोलिंग, आगे चल के आप पढ़ोगे प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो इधर मेरा mg लग गया, तो इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा। तो m मेरा ये हो गया, g को मैं 10 ले लेता हूँ और साइन थीटा, साइन 30 को हाफ ले लो, तो कट गया 1700। इसका मतलब क्या आ गया बताओ जरा, 17,000 न्यूटन आ गए। तो इधर की जो टेंशन होनी चाहिए वो आपको पता चल गई है। इधर की जो टेंशन है वो है मेरे पास 17,000 न्यूटन, ये है। और इधर की जो टेंशन है वो है मैक्सिमम 300 न्यूटन, तो इसको मैं T1 बोल देता हूं। और T2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 300 न्यूटन। लेकिन ध्यान रखना, इस बार T1 बड़ा है, इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है, इस तरफ होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, और जो बड़ा होता है वो इधर लिखते हैं, T2 e टू द पावर म्यू बीटा, ठीक है, ये बनेगा। तो यहां से हम बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि बीटा से हमारे पास टर्न्स आ जाएंगे कि कितनी टर्न्स यहां पर लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो T1 की वैल्यू मेरे पास 17,000 है, मस्ट बी इक्वल टू 300 e टू द पावर म्यू की वैल्यू 0.3 बीटा, ठीक है। तो यहां से ये 2 0 कट गया और यहां से e टू द पावर 0.3 बीटा की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 170/3। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/0.3 ln 170/3, ठीक है जी, ये बन जाएगा। तो अब मैं जरा इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरे पास कैलकुलेटर जो है, सुनील जी कैलकुलेटर दे दीजिए मुझे। तो दोस्तों कैलकुलेट अगर मैं करूं इसको तो ये वैल्यू आ रही है 1/0.3 एंड ln 170/3। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है दैट इज 13.46। बीटा इज इक्वल टू 13.46 रेडियन। बट मुझे तो टर्न्स बतानी है, तो टर्न्स के लिए इसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लगानी पड़ेंगी बताइए? वो आपके हो जाएंगे 13.46 डिवाइड बाई 2 पाई, बिकॉज एक टर्न का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 2 पाई से, तो फिर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू है 2.142 टर्न्स। इसका मतलब 2 टर्न तो पूरी लगानी पड़ेंगी और अगली टर्न जो है पूरी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि ऐसे जब आप टर्न लगाते हो, जरा देखिए, अगर मैं इसका ऐसे सर्कुलर, अगर मैं पेड़ का जो मोटा जो हिस्सा है जिसके ऊपर आप रोप को लपेट रहे हो उसको अगर मैं सर्कुलर मान लूं, तो सोचिए यहां से टर्न्स लगना शुरू हुई तो एक तो यहां तक ही हो गई, एक, फिर यहां से वापस 2 और 2.14, मतलब देखो यहां तक जब आप आते हो तो कितना हो जाता है 2.5, ठीक है। 1 2 और फिर हाफ और 2.5। बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जिधर से रोप लगी हुई है ना उधर ही बंदा खींच रहा है उसको, इधर ही तो खींच रहा है बंदा, इधर ही तो लगा हुआ ना बंदा, पॉइंट को समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम 3 टर्न लगानी पड़ेंगी इसको, ठीक है। 2.1442 तो आ गया। आप बोलोगे क्यों सर इधर से नहीं खींच सकता? इधर से कहां खींच रहा है यार, जिधर रस्सी लपेटी हुई है ना उसी दिशा में आगे खींच रहा है, ठीक है। पॉइंट को समझिए भाई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब मिनिमम कितना आंसर आएगा? मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स इज 3 आएगा। 2.5 भी हो सकता था टर्न्स, अगर ये इधर दूसरी तरफ से खींचता, तो इस तरफ से खींचता तो आंसर 2.5 होता, बट क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में खींच रहा है तो आंसर जो है वो 3 होगा दोस्तों। मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 3 आएगी। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को हम देखेंगे, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 2.5 क्यों आता? आप खुद सोचिए ना, अगर आपका बंदा इधर खड़ा होता, इधर से खींच रहा होता, इस तरफ खड़ा होकर, तो 2.5 ही चाहिए होता। यहां से चले 1 2 और फिर यहां से वापस खींच लेगा बंदा, तो ये आधा ही टर्न हुआ ना पूरा, तो 2.5 टर्न्स हो जाता, ठीक है। अब अगर आपको पूरा इधर से सेम डायरेक्शन में ही खींचना है, उधर ही खड़े हो आप, जिधर से आप खींच रहे हो उसी के आगे की तरफ आप खड़े हुए हो उस तरफ, तो फिर आपको टोटल कितनी टर्न्स लगानी पड़ेंगी? 3 टर्न्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिए। मेरे पास एक सोचिए पुली है, ठीक है, और उस पुली के ऊपर हमने एक बेल्ट चढ़ा रखी है। मैं थोड़ा अलग कलर से बेल्ट को बनाता हूं, ठीक है। ये इसका सेंटर है और बेल्ट जो है वो मान लीजिए इस तरह की है, ऐसी हमारे पास एक बेल्ट चढ़ी हुई है, ठीक है। ये है मेरे पास T2 और ये है मेरे पास T1, ठीक है। और T2 बड़ा है T1 से, क्योंकि इंपेंडिंग मोशन जो है वो इस तरफ हो रहा है, मतलब बेल्ट जो है इधर जा रही है, ठीक है, इधर से हम खींच रहे हैं। और ये जो एंगल दे रखा है ये मान लीजिए मेरा बीटा है। ये एंगल आपको जो दिया हुआ है सेंटर से, दिस एंगल इज बीटा, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू है। बट यहाँ पे जो बेल्ट है वो अलग तरह की है। कई बेल्ट ऐसी होती हैं कि जैसे आपने देखा होगा पुली जो होती हैं वो ऐसे इंक्लाइन होती हैं, ग्रूव निकला होता है उनके अंदर, और उसके अंदर जो बेल्ट का हिस्सा होता है वो चढ़ जाता है। मतलब अगर मैं इसका ऊपर से दिखाऊं आपको तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ये जो पुली है ये कुछ इस तरह की है, इसके अंदर एक ग्रूव निकला हुआ है, ऐसे इंक्लाइन ग्रूव निकला हुआ है, ये इसका ऊपर का सरफेस है। और इसके अंदर जो बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट को अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं तो बेल्ट जो इस तरह की बेल्ट लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, ऐसी बेल्ट इसके अंदर चढ़ी हुई है। देखो कई तरह की पुलीज होती हैं। एक तो फ्लैट सरफेस वाली पुली होती है, उनका जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उनके ऊपर पट्टा चढ़ता है एक, ठीक है। एक वो जो बेल्ट होता है वो भी फ्लैट ही होता है, वो पट्टा चढ़ता है। उनका सरफेस भी काफ़ी मोटा होता है, मतलब काफ़ी लंबा सरफेस होता है, और वो पुली जो है उनके ऊपर घूमती है, ठीक है। कुछ पुली ऐसी होती है जिनमें ऐसे ग्रूव निकले होते हैं और उनमें बेल्ट चढ़ता है, ठीक है। तो आपने ये सब देखा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो मेरे पास जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ जो नेट एंगल जो बन रहा है, ये जो पूरा एंगल है इसका, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, जो नेट एंगल जो बना हुआ है वो एंगल मेरे पास अल्फा एंगल है। ये अल्फा है दोस्तों, ठीक है, ये एंगल मेरे पास अल्फा है। आपको बताना है T1 और T2 के बीच रिलेशन। अगर तो ये फ्लैट सरफेस होता तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना,
T2 इज इक्वल टू T1 e टू द पावर म्यू बीटा। अगर तो फ्लैट सरफेस होता, ये ग्रूव ना होता, तो सीधा सीधा इस तरह की आप रिलेशन जो है निकाल सकते थे। इसमें कुछ ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इस बार ये ग्रूव निकले हुए हैं, तो यहां पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी दोस्तों। अब क्या रिलेशन बनेंगे? अगर मुझे अब फ्रिक्शन वगैरह देखना हो और अब देखना हो T1 एंड T2 के बीच रिलेशन, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक काम करते हैं, यहां से मैं एक स्मॉल एंगल ले लेता हूं डी थीटा, बिल्कुल स्मॉल एंगल ले लिया मैंने डी थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है मेरा, ये है मेरा डी थीटा, सही है जी। और यहां पे इस तरफ जो टेंशन है वो मान लीजिए T है, तो इस तरफ की जो टेंशन होगी वो होगी T प्लस dt, ये टेंशन होगी। तो अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को अलग से दिखाऊं आपको, जो हमने पहले किया था ये वही कर रहा हूं मैं, ठीक है। इतने हिस्से को अगर मैं अलग से दिखाऊं, तो यहां पे जो टेंशन है वो है T, और यहां पे जो टेंशन है वो है T प्लस dt, T प्लस dt, और ये जो है ये मेरा d थीटा बन रहा है, ठीक है। ये जो है ये मेरा d थीटा बन रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं ऐसे, अगर मैं इधर की तरफ ले जाऊं, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे दोस्तों। अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये जो T है मैं इसको यहां पे मिला देता हूं, इसको यहां पे मिला देता हूं। अब जरा देखिए, ये है d थीटा बाई 2, तो 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बन जाएगा, और ये भी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो अगर मैं इधर का कंपोनेंट निकालूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा T प्लस डी टी कोस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा साइन डी थीटा बाई 2, प्लस इसका भी इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा इस T का, ठीक है, क्योंकि ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? T साइन डी थीटा बाई 2, एक और कंपोनेंट जाएगा। तो ये नीचे की तरफ मेरा फोर्स आ रहा है, नीचे की तरफ इतना फोर्स आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, जो बेल्ट की वजह से अंदर की तरफ लग रहा है, टेंशन की वजह से जो टेंशन इसमें खिंचाव है वो अंदर की तरफ कितना फोर्स देगी वो पता चल गया मुझे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, तो मैं मासलेस मान रहा हूं इतने हिस्से को, कि ये जो हिस्सा मैंने स्मॉल हिस्सा लिया इसका मास नेग्लिजिबल है, मास 0 है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा। तो इसका अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो ये बनेगा T प्लस डी टी cos ऑफ d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू T cos d थीटा बाई 2 प्लस सम फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये जो टेंशन है इधर वाली टेंशन है, ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो T cos d थीटा बाई 2, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, मतलब अलोंग द सरफेस कंपोनेंट हो गया। दूसरा, इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा, DF मैं बोल देता हूं उसको, फ्रिक्शन फोर्स मेरा DF लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से आपका बनेगा dt cos d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू DF, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि T cos थीटा बाई 2 कट जाएगा मेरा इधर से, और ऊपर वाले से क्या बनेगा? ये जो है ये मेरा क्या होगा? ये किसके बराबर? ये तो डाउनवर्ड कंपोनेंट आया भाई। अब डाउनवर्ड कंपोनेंट को कैसे देखेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा देखेंगे कि ये किसके बराबर आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैंने लिख दिया भाई, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 आना चाहिए इधर वाले हिस्से पे, जो स्मॉल हिस्सा है। तो ये वाला फोर्स जो है वो क्या होगा? ये वाला फोर्स प्लस स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, एंड यहां से dt cos d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया? DF। अब d थीटा तो मेरा नेग्लिजिबल है, तो आप ये कह सकते हो dt इज इक्वल टू मेरा DF आ जाएगा। अब ये भी देखते हैं कि ये DF क्या है, स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स है ये, ठीक है। तो स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स को भी जरा निकालने की कोशिश करते हैं कि किसके बराबर होगा ये। तो मैं काम करता हूं, अब यहां से इसको जरा एनालाइज करके देखता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है दोस्तों, मैं इसको DN बोल देता हूं, और ये भी मेरा DN है, नॉर्मल फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। अब वो जो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो इसमें जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है अंदर की तरफ उसको बैलेंस आउट करेगा। तो कितना कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ वो कैसे देखें? अच्छा, एक और बात बताता हूं, जो DF होगा वो DF क्या होगा? DF मस्ट बी इक्वल टू म्यू DN, DF, और डबल कर दो इसका। डबल क्यों कर दें? क्योंकि दोनों तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है ना।
तो फ्रिक्शन क्या होगा, जो भी नॉर्मल फोर्स होगा इस बेल्ट के ऊपर, सराउंडिंग के जो 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 ग्रूव निकला होता है वो दोनों नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा भाई। तो वो जो डीएफ की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। दूसरी बात, यहां से अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालूं तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा वो जरा अगर मैं देखना चाहूं तो वो कैसे निकालेंगे। ये है अल्फा/2, तो ये अल्फा/2 हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा/2 हो जाएगा। तो dn cos 90 माइनस अल्फा/2, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा dn sin अल्फा/2 और डबल कर दो, ये ऊपर की तरफ नेट कंपोनेंट आएगा, और वो जो कंपोनेंट होगा वो अंदर की तरफ जो टेंशन आई है उसके बराबर होगा। तो अंदर की तरफ जो टेंशन आई है वो ये है दोस्तों। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको रफली अगर मैं लिखूं तो t sin d θ/2, sin d θ/2 को d θ/2 ही कर सकते हो, और यहां से भी t sin d θ/2, और एक और है dt sin d θ/2, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको और इसके जो प्रोडक्ट है उसको हटा दूंगा, क्योंकि यहां पे भी स्मॉल है और यहां पे भी स्मॉल है, तो दो स्मॉल क्वांटिटी मिलके बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखो t sin d θ/2 और एक और t sin d θ/2, तो 2t sin d θ/2 आ गया, 2t sin d θ/2 आ गया। सही है जी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जरा देखिए मेरा ये कट गया यहां से 2 से 2, ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं dn sin अल्फा/2 इज इक्वल टू t d θ/2, आप ये लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब यहां से अगर मैं dn की वैल्यू निकालूं तो dn क्या बन जाएगा, dn विल बी इक्वल टू t d⁻², t d⁻² और साइन ऑफ अल्फा/2। जरा एक बार देख लीजिए भाई, मैंने dn की वैल्यू निकाली, वो यहां पे मैंने पुट कर दी, तो df की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहां से df कितना आ गया बताइए जरा, जो स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स आया वो आया 2 म्यू, और dn की वैल्यू क्या आई है, t d⁻² डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा/2, 2 से 2 कट गया, तो df की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इंटू टी इंटू d⁻ डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा/2। सही है, तो ये मेरे पास df आ गया, तो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं dt इज इक्वल टू df, तो dt इज इक्वल टू म्यू टी d⁻ अपॉन साइन अल्फा/2। इस तरह की रिलेशन आ गई दोस्तों। t को अगेन मैं नीचे ले आता हूं अभी यहां पे, ठीक है, और बोथ साइड अब मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन। तो यहां पे टी टेंशन के रेस्पेक्ट में होगा, तो टेंशन कहां से कहां तक है, T1 से T2 वेरी कर रही है, और यहां पे थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताइए, थीटा जो है वो 0 से बीटा बोल दो, इसको 0 डिग्री बोल दो यहां से, ठीक है, तो 0 से लेके बीटा तक आपका थीटा वेरी कर रहा है, इसको 0 डिग्री बोल देता हूं, तो यहां पे एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये बन गया ln t, लिमिट लोअर लिमिट T1 है, अपर लिमिट T2 है, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन साइन अल्फा/2 d⁻ की जगह पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखना चाहोगे तो ln T2/T1 की जो वैल्यू आ गई है दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा/2, तो यहां से T2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू T1 e टू द पावर म्यू बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा/2। ये मेरे पास एक और रिलेशन आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन वैलिड होगी दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया, एक बार इसको चेक कर लें भाई, कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक है तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि बेल्ट जो है वो अंदर की तरफ होता है तो कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। उस केस में T2 और T1 के बीच ये रिलेशन होगी। आई होप आपको समझ गए होंगे कि मैंने कैसे इसको निकाला है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है आपको कि नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है। नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, ये जो सरफेस लगे हुए हैं इनके परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो क्या है, ये जो सरफेस है अलोंग द सरफेस है फ्रिक्शन, ठीक है, अलोंग द सरफेस है फ्रिक्शन, अलोंग द सरफेस है। यहाँ पे आप सरफेस को देख नहीं पा रहे हो ना, ठीक है, ये बेसिकली ये ऐसे है, ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रही है, ये पुली है ना भाई, ठीक है, तो ऐसे घूम रही है ये, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है उसका। आई होप आपको समझ आया कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स को भी जरा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि भाई कैसे आप जो है ऐसी सिचुएशन को देखोगे। एक और प्रॉब्लम को जरा डिस्कस करते हैं, इसी पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको भी जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन इस तरह का है कि मेरे पास एक सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है कुछ इस तरह का, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है, वो कुछ इस तरह का है। तो दो ब्लॉक रखे गए हैं, एक ब्लॉक को मैं ए बोल देता हूं, एक ब्लॉक को बी बोल देता हूं। ये है मेरे पास 20 किलो का और ये है मेरे पास 10 किलो का, ऐसे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है मान लीजिए 0.6, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.4, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे एक पुली है दोस्तों, पुली पे एक ये स्ट्रिंग है इस तरह की, और पुली जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पे हैंग कर रहा है, उसका मास है कुछ m, ठीक है, मास है m, और इस तरह से जो मास है वो हैंग कर रहा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको ये बताना, अच्छा यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है भाई 0.5। क्वेश्चन ये है, अच्छा एक और चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई, ये 20 किलोग्राम का है और ये जो एंगल है ये मान लीजिए है मेरे पास मे बी 30 डिग्री, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप इस m को कितना इंक्रीज कर सकते हो, कहां तक आप इसको बढ़ा सकते हो सो दैट कोई मोशन ना हो, यहाँ पे देयर शुड नॉट बी एनी मोशन, मोशन नहीं होना चाहिए। आपको बताना कि m को आप कहां तक इंक्रीज कर सकते हो, मैक्सिमम कितना आप राइज कर मतलब इंक्रीज कर सकते हो इसको। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जरा देखिए दोस्तों, मोशन नहीं होना चाहिए, कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ जरा, मैं यहाँ पे अगर ये टेंशन मेरे पास आ जाए ना टी नोट, तो फिर तो इधर वाली टेंशन भी आ जाएगी और इधर वाली टेंशन आ जाएगी, तो उस टेंशन से हम क्या कर लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, बड़ा आसान है। मुझे ये टेंशन निकालनी है कि मैक्सिमम मैं कितनी टेंशन लूँ यहाँ पे सो दैट कोई भी ब्लॉक जो है वो मूव ना करे। तो अब यहाँ पे कहानी इधर की बजाय इधर शिफ्ट हो गई है, मुझे टी नोट निकालना है सबसे पहले सो दैट कोई भी मोशन ना हो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये फ्रिक्शन जो है ये इसको चिपका के रखता है, तो अगर ये चिपका के रखता है तो दोनों ब्लॉक को अगर एक साथ मूव करना हो तो कितनी टेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये देख लेते हैं एक बार। अगर आप चाह रहे हो कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, एक मिनट के लिए अगर मैं ऐसे सोच लूं कि दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर तो एक साथ मूव कर रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू कितने तक आप इंक्रीज कर सकते हो वो जरा देखते हैं। ये है मेरे पास 10 किलो, ये है मेरे पास 20 किलो, तो टोटल हो गया 30 किलो। इनको आप इकट्ठा एक ही मान सकते हो 30 किलो को, ठीक है, ये मेरा इकट्ठा एक 30 किलो का आप मान सकते हो। तो 30 किलो की वजह से नीचे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा 300। अगर मैं जी की वैल्यू को क्या ले लूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ एक्ट करेगा इस सरफेस पे, क्योंकि ये तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ कि दोनों साथ ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे 120 न्यूटन का पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि म्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब T हैज टू बी ग्रेटर देन 120। अगर 120 से बड़ा हुआ तो फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने की टेंडेंसी दिखाएंगे। मतलब अगर ये मान लूं मैं कि भाई यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इनको चिपका के रखता है, अगर ये अज्यूम कर लूं तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, 120 न्यूटन से अगर बड़ा टेंशन हुआ तो दोनों ब्लॉक फिर एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। ओके, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, क्या वो इतना काबिल है कि वो इस 120 न्यूटन को ओवरकम कर दे, कि भाई दोनों को एक साथ मूव करा दे। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो निकालना पड़ेगा ना इस जगह पे क्या है, तो तभी तो भाई दोनों एक साथ मूव करेंगे, अदरवाइज दोनों एक साथ कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाला ब्लॉक कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये जो एंगल है 30 डिग्री का है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ जरा, ये हो गया 100, ठीक है। एक आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग गया n0, एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग गया 0.6 n0। क्यों भाई फ्रिक्शन फोर्स मैंने इधर क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी आगे जाने की और ये कॉन्टेक्ट को ब्रेक करने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं। तो फ्रिक्शन बोलेगा इस ब्लॉक को, जनाब तुम पीछे जाओ, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इधर की तरफ एक्ट करेगा। और इसके ऊपर एक लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है भाई टेंशन फोर्स T0। तो ये कुछ फोर्सेज इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर ये कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब जरा देखें, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं, क्योंकि मूव तो कर नहीं रहा, कोई भी ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं तो मैं यहाँ पे दो डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूं, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है।
एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस ले लेते हैं और एक अलोंग द सरफेस ले लेते हैं। तो अब अगर मैं इस पे इक्वेशन बनाऊं तो मैं कह सकता हूं क्या कि n नॉट प्लस, अच्छा ये देखो ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60, ये भी 60, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। तो आप बताइए n नॉट प्लस टी नॉट cos 60, तो टी नॉट बाई 2, ठीक है, n नॉट तो ये हो गया प्लस टी नॉट cos 60, तो टी नॉट cos 60 होता है हाफ, मस्ट बी इक्वल टू इधर वाला कितना हो जाएगा 100 cos 30, cos 30 इज √3/2, तो 50 √3 लिख देता हूं, सही है जी। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनी जरा बताइए। दूसरी इक्वेशन जो है, ये तो वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जरा देखिए। हॉरिजॉन्टल में आप ये कह सकते हो 0.6 n नॉट, ये इधर वाला है, बराबर की इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा, ये वाला कंपोनेंट जरा देख लेते हैं। तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा टी नॉट sin 60 इज √3/2, टी नॉट sin 60 इज √3/2 प्लस 100 sin 30 इज हाफ, तो 100 इंटू हाफ कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, या चलो 100/2 ही लिख लो, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 1.2 n नॉट, इस 2 को इधर ले आता हूँ, 1.2 n नॉट माइनस टी नॉट √3 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 100, माफ कीजिएगा। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। और पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन ये है, इसको लिख लेता हूँ 2n नॉट प्लस टी नॉट इज इक्वल टू 100 √3। तो यहां से n नॉट एंड टी नॉट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जरा देखिए n नॉट क्या आएगा एंड टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, उस दोनों को जरा एक बार देख लेते हैं। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं इक्वेशन को। तो आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन मेरी चेक कर ले, ठीक है। मैं जो है कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर देता हूं। ओके, तो दोस्तों यहां से जो मेरे पास वैल्यू आई है वो आई है n नॉट की वैल्यू 85.76 न्यूटन एंड टी नॉट की जो वैल्यू आई है वो है 1.68 न्यूटन। ये मेरे पास टी नॉट की वैल्यू आ गई है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। n नॉट अगर आ गया मेरे पास, n नॉट अगर आ गया तो फिर नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। अब ठीक है, अब नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखिए। ये बना मेरा नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे एक तो 20 किलोग्राम की वजह से 200 ये लग रहा है फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो नॉर्मल फोर्स जो नीचे वाले सरफेस पे लग रहा होगा वो 20 इंटू जी नहीं लग रहा होगा, टोटल लग रहा होगा दोनों का मिला के 30 किलोग्राम है ना, ऊपर 30 किलोग्राम रखा गया है, तो 30 इंटू क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, इंटू जी। तो 300 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लग रहा है और वही 300 जो है वो ऊपर की तरफ देगा क्योंकि हर चीज रेस्ट पे है ना, तो 300 न्यूटन को ये ऊपर की तरफ दे देगा। ध्यान से देखिए 200 इंटू जी जो है 20 इंटू जी जो है वो नहीं बोलेंगे भाई, यहाँ पे 20 जी तो इसका खुद का फोर्स है भाई, ठीक है, पॉइंट को समझिए। दूसरा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आपका इस पे इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं फ्रिक्शन फोर्स। कितना है बताओ, 85.76 का 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं 85.76 इंटू 0.6, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 51.46 न्यूटन जो है वो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया दोस्तों आगे की तरफ। एक इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो लग रहा होगा 120 न्यूटन का, क्योंकि 300 न्यूटन तो यहां पे लग गया, तो 120 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखते हैं ये आगे मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इससे, ठीक है। और बताइए और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स आपका इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जो n नोट आपने इधर लगाया, ठीक है, उसी का नीचे की तरफ एक और कंपोनेंट लग रहा होगा n नोट की वैल्यू कितनी बताओ, 85.76 नीचे की तरफ ये लग रहा है, जितना ये ऊपर की तरफ गया था उतना ही नीचे की तरफ लग गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे कैसे हमने ये फोर्सेस दिखाए। अब मुद्दा ये है कि क्या ये आगे मूव कर पाएगा, देखते हैं कैसे पता चलेगा। आगे की तरफ ये वाला कंपोनेंट आएगा भाई, और ये कितना आएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये वाला कंपोनेंट निकालूं हॉरिजॉन्टल तो बनेगा 51.46 cos 30,
ये मेरा आगे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, एंड पीछे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसमें देखो 120 भी है और 85 वाला भी, ये भी पीछे की तरफ है। इसका मतलब पीछे की तरफ तो ज्यादा फोर्स हो गया, ये आगे मूव नहीं कर पाएगा ब्लॉक। तो इसका मतलब जो आपने ये वैल्यू निकाली है टेंशन की और नॉर्मल फोर्स की, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया, और ये इतना है कि नीचे वाले ब्लॉक को आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है ये, इसका मतलब बहुत सही है ये बिल्कुल सही आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेंशन मेरे पास आ गई है। पॉइंट को समझिए, ये टेंशन को मैं सही क्यों मान रहा हूं, क्योंकि ये टेंशन है और ये नॉर्मल फोर्स अगर है तो नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो पिछले वाले फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा तो इसको स्लाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस नीचे वाले ब्लॉक को आगे नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। हमने जो यहां से कैलकुलेशन की उसके हिसाब से, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन की वैल्यू हमें पता चल गई है 1.68, यही टेंशन हम लेके चलेंगे। तो अब यहां से इधर की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं T1 की। ये जो T1 है, यहाँ पे जो T1 इधर होगा वही T1 यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा। तो T1 की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, दैट विल बी 1.68 e टू द पावर 0.5 इनटू बीटा। बीटा की वैल्यू यहां से लेके यहां तक π/2 हो जाएगी भाई, π/2। तो अब बताओ T1 की वैल्यू क्या बनेगी, T1 विल बी इक्वल टू 1.68 e टू द पावर π/4। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.685 न्यूटन। ये मेरे पास क्या आ जाएगा T1। तो क्योंकि कोई मूव तो कर नहीं रहा तो T1 हैज टू बी इक्वल टू mg। तो यहां से m की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 0.368 किलोग्राम। इसका मतलब है 0.368 किलोग्राम जो है वो मैक्सिमम मास है, जो अगर आप इस पे बढ़ाओगे तो कोई भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और जैसे इससे बढ़ाओगे तो ऊपर वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक पे तो मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मूव करने के लिए तो 120 न्यूटन तो पीछे लग रहा है भाई। पहले तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए 120 से बड़ा होना चाहिए, और ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे वाला ब्लॉक तो मूव करेगा ही नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया, इसको थोड़ा और देखिएगा, इसको और रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं फ्रिक्शन फोर्स की और चीजों को भी डिस्कस करना चाह रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि आप जमीन पे चलते हो तो आपके चलने का जो कारण है वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। जब आपकी गाड़ी जो है वो जमीन पे चलती है या रोड पे चलती है तो वो उसका कारण जो है वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। अब उसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है उसको भी जरा समझेंगे, ठीक है। उसको कैसे समझेंगे अगले एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में इसके हम कैसे फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्ट करते हैं जब बंदा कोई चल रहा है रोड के ऊपर, तो वो भी समझेंगे। दूसरा, जब गाड़ी कोई रोल कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, टायर घूम रहा है सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसे काम करता है, उन सब चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।